विदुर महाभारत के अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय पात्रों में से एक थे। वे हस्तिनापुर के महामंत्री और राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। अपने नीति ज्ञान और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण वे पूरे राज्य में अत्यंत सम्मानित थे। महात्मा विदुर की शिक्षाएं विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनमें जीवन, राजनीति, धर्म और नैतिकता के अनेक महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, यथा शक्ति चिकीर्षन्ति यथा शक्ति च कुर्वते न किंचिदवमन्यन्ते नराः पंडित बुद्धयः। यानी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, शक्ति और क्षमता पर विश्वास करके ही कोई कार्य करते हैं। वे दूसरों की बातों से परेशान नहीं होते और ना ही किसी को छोटा समझते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार सही कार्य करना ही सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। नमस्कार, सुप्रभातम इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। सफलता का संबंध समय के साथ किए जाने वाले परिश्रम से है, इसलिए समय का जीवन में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में समय की गणना ज्योतिष विद्या के अंतर्गत की जाती है, जिसे हम काल गणना कहते हैं। काल गणना पर ही आधारित है भारतीय पंचांग, जो प्रतिदिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि का ज्ञान कराता है। क्या कहता है आज का पंचांग, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का पहला प्रभाग, पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, रेवती नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरुः। कार्यक्रम के आरंभ में हम महात्मा विदुर की बात कर रहे थे। उन्होंने जीवन में विद्या और विद्वान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि विद्या मनुष्य का विशेष रूप है, जो उसके अंदर छुपा हुआ धन है। विद्या से ही व्यक्ति सुखी होता है और विद्या से ही भोग और यश को प्राप्त करता है। इसलिए विद्या और विद्वान दोनों का सभी स्थानों पर सम्मान किया जाता है। विद्वान व्यक्ति की उपलब्धियों पर ही आधारित है हमारा आज का अगला प्रभाग, यानी सुभाषित। विद्वान् प्रशस्यते लोके, विद्वान् सर्वत्र गौरवम्, विद्यया लभते सर्वम्, विद्या सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति की संसार में प्रशंसा होती है और उसे सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। विद्या के माध्यम से मनुष्य जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं और उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। अतः विद्या सर्वत्र पूजनीय मानी जाती है। A learned person is praised throughout the world and receives honor everywhere. Through knowledge, a human being can attain all the essential necessities and achievements of life. Therefore, knowledge is considered worthy of worship in every place. और सुभाषित के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय मनीषियों ने वायु को केवल प्रकृति का तत्व नहीं बताया है, अपितु जीवन और ऊर्जा का आधार माना है। आज विज्ञान और तकनीक के माध्यम से वही प्राचीन अवधारणा सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में विश्व के सामने नई दिशा प्रस्तुत कर रही है। परिणाम स्वरूप हम सभी ने पवन ऊर्जा के विषय में सुना है। वेदों और उपनिषदों में वर्णित वायु का स्वरूप आधुनिक पवन ऊर्जा के रूप में किस प्रकार विकसित हुआ है, इस विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा क्या कहती है, आइए जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में अपने सहयोगी डॉक्टर तेज प्रकाश की इस रिपोर्ट के माध्यम से। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञान का भी भंडार है।
इसके प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त में वायु की महिमा का वर्णन मिलता है। वायवा याहि दर्शते में सोमा अरंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। ऋग्वेद के ऋषि मधुच्छंदा वायु को जीवन, शक्ति और गति का आधार मानते हैं। वेदों में केवल वायु एक तत्व नहीं अपितु प्राण के रूप में जीवन की ऊर्जा है जो समस्त जगत को संचालित करती है। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य और वायु मिलकर संसार के सभी पदार्थों को पोषित और प्रकाशित करते हैं। वायु के माध्यम से ही ध्वनि का संचार, जीवन की गति और प्रकृति का संतुलन संभव होता है। जिस प्रकार सूर्य की ऊष्मा से जल वाष्प बनकर वायु के सहारे आकाश में उठता है और वर्षा के रूप में जीवन देता है, उसी प्रकार शरीर में प्राण और अपान वायु जीवन की रक्षा और वृद्धि करते हैं। इसी संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में पवन ऊर्जा की शक्ति को रेखांकित किया। आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है, लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टिः, वायुर्वै समष्टिः, अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। आज वही वायु जिसे वेदों में प्राण कहा गया है, आधुनिक भारत की ऊर्जा क्रांति का आधार बन रही है। भारत आज दुनिया के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में सम्मिलित है। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में विशाल विंड फार्म्स स्थापित हैं, जहां वायु की शक्ति को बिजली में परिवर्तित किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। प्रधानमंत्री के ये शब्द स्पष्ट करते हैं कि भारत की ऊर्जा यात्रा केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक नवाचार का समन्वय है। विशेषज्ञों का मानना है, वेदों में वर्णित वायु की शक्ति और संतुलन की अवधारणा आज के सस्टेनेबल एनर्जी मॉडल से मेल खाती है। वैदिक ग्रंथों में वायु को केवल भौतिक तत्व नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना गया है। आज हम उसी वायु को तकनीक के माध्यम से ऊर्जा में बदल रहे हैं। यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का सुंदर संगम है। ऋग्वेद का ऋषि वायु का आह्वान करता है, वायवा चंद्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये। भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सबकी भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है। वेदों में वायु को मित्र और वरुण के रूप में भी देखा गया है, जो संसार की वृद्धि, संतुलन और संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब वैदिक विज्ञान हमें प्रकृति के साथ संतुलन को सिखाकर विश्व की वास्तविक प्रगति को बता रहा है। ऋग्वेद की वायु आज की पवन ऊर्जा बनकर भविष्य को रोशन कर रही है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का यह संगम ही भारत की वास्तविक शक्ति है। तेज प्रकाश, डीडी न्यूज। भारतीय शास्त्रों को विविध ज्ञान का भंडार कहा गया है
और ये स्टोरी, ये जो रिपोर्ट है, ये हमारे सहयोगी डॉक्टर तेज प्रकाश की यही बात सुदृढ़ करती है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र विविध ज्ञानों का भंडार है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की, स्वास्थ्य की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे योग की, स्वास्थ्य की, आयुर्वेद की। भगवान श्री कृष्ण को योगीराज कहा गया है। वे कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति भोजन और व्यवहार में संयम रखता है, कर्मों में संतुलित रहता है और उचित समय पर सोता और जागता है, उसके दुख समाप्त हो जाते हैं। यानी जीवन में संतुलन और संयम रखने वाला व्यक्ति ही मानसिक शांति और सुख को प्राप्त करता है। इसलिए स्वस्थ रहने की इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। चलिए योग 360 में प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। जब हमारा मोबाइल फोन डिस्चार्ज होने लगे तो हम तुरंत उसे चार्ज करते हैं, लेकिन जब आंखें थक जाएं तब भी स्क्रीन नहीं छोड़ते। क्या आप भी ऐसा करते हैं? तो सावधान, क्योंकि इससे हो सकता है आई स्ट्रेन। ये है आंखों का रेड अलार्म। मोबाइल का स्क्रीन चमक रहा है, लेकिन आंखों की चमक कम हो रही है। वीडियो गेम्स, रील्स एंड लेट नाइट स्क्रॉलिंग। फिर ये शिकायत कि सब धुंधला दिख रहा है। आंखों की इस थकान को हटाते हैं और अपने आई स्ट्रेन को दूर भगाते हैं। वर्तमान युग में मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी का प्रयोग काफी अधिक बढ़ गया है। काम हो, पढ़ाई या मनोरंजन, हर जगह स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। लगातार स्क्रीन देखने का प्रभाव हमारी आंखों पर नकारात्मक रूप से पड़ता है और इसके कारण कई तरह की आई प्रॉब्लम्स की संभावना बढ़ गई है। ऐसी ही एक सामान्य समस्या है आई स्ट्रेन, यानी आंखों की थकान। आजकल बच्चे हो या बड़े, हर कोई इस समस्या से प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग से आंखों पर दबाव भी बढ़ रहा है। आई स्ट्रेन तब होता है जब हमारी आंखें लगातार एक ही स्क्रीन पर बहुत देर तक फोकस करती हैं। इससे आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, वो थकने लगती हैं और आंखों में सूखापन व थकान बढ़ जाती है। लेकिन इस समस्या से बचाव किया जा सकता है, वो भी कुछ सरल उपायों से। आंखें बोल पाती तो कहती, छोड़ो मोबाइल, बस करो लैपटॉप, अब थोड़ा विश्राम दो। करो ये योगिक क्रियाएं, आंखों को थोड़ा आराम दो। आज हम ऐसी 3 टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे जो हमारी आंखों के स्ट्रेन को रिड्यूस करने में मदद करती है। सबसे पहले है आई एक्सरसाइजेस। आई एक्सरसाइजेस करेंगे हम अपनी बैक सीधी रखेंगे, अपने हाथों को अपनी थाइस के पास रखेंगे और सामने की ओर अपनी नजर देंगे। अभी सिर्फ हमारे आई बॉल्स ऊपर की ओर जाएंगे, सेंटर और नीचे की ओर एंड सेंटर। अभी आई बॉल मूवमेंट राइट साइड जाएगी, सेंटर और लेफ्ट साइड, सेंटर।
अब डायगनली राइट साइड नीचे देखेंगे और सेंटर, लेफ्ट साइड ऊपर और सेंटर। अभी राइट साइड ऊपर और सेंटर, लेफ्ट साइड नीचे और सेंटर। ये आई एक्सरसाइजेस को हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। अब दूसरा है नियर एंड फार गेजिंग। नियर एंड फार गेजिंग के लिए हम अपने थंब को अपनी आंखों के सामने करीब 1 फीट के डिस्टेंस पे रखेंगे और पहले थंब को गेज करेंगे और फिर कोई दूर ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देंगे। वापस थंब पे और दूर ऑब्जेक्ट की ओर। ये हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। तीसरा है हम आंखों को स्क्वीज करेंगे और वाइड ओपन करेंगे। स्क्वीज एंड ओपन वाइड। इसको भी हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। तो ये थी 3 टेक्निक्स जो हमारी आंखों के स्ट्रेन को रिड्यूस करने में मदद करती है। आंखें हैं अनमोल, इन्हें बचाइए। तनाव और दबाव से इन्हें मत थकाइए। आंखों को रखना है ठीक तो ये आहार खाइए। आई स्ट्रेन जिसको हम आंखों के तनाव से लेते हैं, आयुर्वेद में कई प्रकार के आहार विहार का जो वर्णन है इसके संदर्भ में किया गया है। खाने में आप परवल का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले का किसी भी फॉर्म में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि उसका जूस बनाकर या फिर चटनी बनाकर, या उसे जो खाना आप खा रहे हैं उसी में उबालकर उसका रस जो है उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। बच्चे जो आंवला वैसे नहीं खा सकते तो आंवले का मुरब्बा मीठा करके उसको, या चटनी बना के, मीठी चटनी बना के उसको सेवन करा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लाभ देता है डेली बेसिस पे। इसके अलावा परवल, शिगरू यानी कि सहीजन का भी आप मल्टीपल फॉर्म्स में जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसके जो फूल होते हैं उनका रायता जो है वो आप सेवन कर सकते हैं। उसके जो पत्ते हैं उसका स्वरस या काढ़ा बनाकर उसका भी सेवन आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और जब खाने में आप शिगरू का सूप जो है सहीजन का वो आप ले सकते हैं। सांभर जो है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें जो अलग अलग टाइप की जो सब्जियां हैं, जैसे पेठा हो गया, सहीजन हो गया, परवल हो गया, ये सारे ही कलेक्टिवली बहुत बेनिफिशियल है आँखों के लिए। भीगे हुए बादाम जो है वो आँखों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। दखनी मिर्च जो है उसका प्रयोग आप खाने में कर सकते हैं, या फिर अलग से लड्डू के फॉर्म में जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आँखों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जितने भी जंक फूड्स हैं वो सब आपके लिए ओवरऑल वो भी नुकसान करते हैं और साथ ही आँखों पे भी नुकसान करते हैं, जिसमें कि मैदा है और आपके अलग अलग रिफ़ाइंड शुगर्स हैं, रिफ़ाइंड सॉल्ट्स हैं, और जो चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें जो है आपकी आंखों को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब जब हम विहार की बात करें तो डेली बेसिस पे आप तेल का मालिश जो है वो पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं, और स्पेशली जो शिरोअभ्यंग यानी कि सर पर तेल की मालिश या पैर के तलवों पे तेल की मालिश जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। और साथ ही प्रतिमर्श नस्से का जो सेवन है वो आप डेली बेसिस पे आँखों के तनाव से बचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आंखों में दर्द हो, जलन या थकान, आई स्ट्रेन से अगर आप हो रहे हैं परेशान, इन औषधियों से आंखों को मिलेगा आराम, आंखें होंगी ठीक, मिलेगा समस्या का समाधान। आई स्ट्रेन यानी कि आँखों में तनाव रहना, आँखों में खुश्की रहना, ड्राइनेस होना, या फिर आँखों में जलन। देखिए, सबसे पहले आपको कारण को ढूंढना है। कारण क्या है कि दिन भर हम अपनी आँखों को बिजी रखते हैं, मोबाइल में, कंप्यूटर में, टेलीविज़न में। तो थोड़ा सा आपको जो है बीच बीच में आँखों को रेस्ट देना चाहिए। अगर आप इतना भी एक नियम बना लेंगे कि हर 2 घंटे के बाद 2-3 मिनट आप केवल आँख बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। या गुलाब जल बहुत अच्छा रहता है, गुलाब जल रखिए, उससे थोड़ा सा आप जो है आँखों के ऊपर स्प्रे करिए, कूलिंग होती है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आँखों की जो समस्या है उसमें होता क्या है कि आँख के अंदर हीट बढ़ जाती है, पित्त दोष की वृद्धि उसमें होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है नेत्र तर्पण किया जाता है, यानी कि नेत्र बस्ती, आँखों की एक विशेष चिकित्सा है जिसमें एक मेडिकेटेड घी आपके आँख के अंदर डाल करके आपको कुछ देर रखा जाता है। अगर औषधियों की बात करें, आंवला बहुत अच्छा है, आंवले का सेवन करिए। यदि आपका पेट खराब रहता है
तो त्रिफला आप रात को ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के कारण भी आँखों में तनाव आ जाता है। और इसके अलावा जो है सप्तामृत लोह करके एक मेडिसिन आती है आँखों के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। आई ड्रॉप्स बहुत मिलते हैं, नेचुरल आई ड्रॉप्स आयुर्वेद में, उनको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा कि अच्छी क्वालिटी का देसी घी भी आप एक एक बूंद रात को सोने से पहले अपनी आँखों में डाल सकते हैं। लेकिन साथ में ध्यान यही रखना है कि पित्त को नहीं बढ़ाना है। लंबे समय तक स्क्रीन की ओर न देखें, आंखों को बीच बीच में विश्राम दें, आंखों का व्यायाम अवश्य करें, अपने खान पान का ध्यान रखें और सावधानी बरतें, जिससे आई स्ट्रेन की समस्या से बचाव हो सके। तो आज आपने जाना आंखों की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, आंखों की पुतलियों को घुमाएं, दूर व निकट देखना और आंखों को झपकाना लाभकारी है। आंखों में तनाव को कम करने में उपयोगी है योगिक क्रियाएं। गाय के घी का सेवन आंखों के लिए सर्वोत्तम है। आंवला, परवल, सहजन की फली, सफेद मिर्च का सेवन लाभकारी है। भिगोए हुए बादाम खाना उपयोगी है। मैदा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक का सेवन न करें। गुलाब जल को आंखों पर स्प्रे करने से शीतलता मिलेगी। नेत्र तर्पण यानी नेत्र बस्ती करना उपयोगी है। सप्तामृत लौह का प्रयोग करना लाभकारी है। रात में त्रिफला का सेवन करें। गाय के देसी घी की कुछ बूंदें आंखों में डालना उपयोगी है। ब्लू लाइट से आंखें हो रही हैं टायर्ड, आई केयर रूटीन अब है रिक्वायर्ड। स्क्रीन से रहें दूर, सेट बेटर वेज, क्योंकि आईज को भी चाहिए इजी एंड रिलैक्सिंग डेज। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। और योग 360 के बाद एक और ब्रेक का समय हो चला है। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए अब आपको ले चलेंगे संस्कृत पाठशाला में, जहां दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्यों का अभ्यास करा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां नूतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत पाठशाला में हम दैनंदिन जीवन में प्रयोग में आने वाले वाक्यों को बोलना सीखते आ रहे हैं। आइए सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कुछ नए संस्कृत वाक्यों की ओर। वाक्य यदि हो आप कहाँ थे, तो इसके लिए कहेंगे भवान कुत्र आसीत। भवान कुत्र आसीत। मैं पार्क में था। इसके लिए कहेंगे अहम उद्याने आसम। अहम उद्याने आसम। उद्यान शब्द संस्कृत का शब्द है जो पार्क के लिए प्रयोग होता है। इसके लिए वाटिका या और भी बहुत सारे शब्द उपलब्ध हैं। मैं वह बहुत चाहता हूं। मैं वह बहुत चाहता हूं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे तद अहम बहु इच्छामि। तद अहम बहु इच्छामि। यदि वाक्य हो कितनी शर्म की बात है, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कियत लज्जास्पदम। कियत लज्जास्पदम। यह मेरी गलती नहीं है। इसके लिए कहेंगे एषः मम दोषः न। एषः मम दोषः न। मेरा तो ऐतराज नहीं है। मम तु आक्षेपः नास्ति। मम तु आक्षेपः नास्ति। वाक्य यदि बनाना हो वह तुनक मिजाज का है, तो कहेंगे सः शीघ्र कोपी अस्ति। सः शीघ्र कोपी अस्ति।
ऐसे गंभीर मत होइए। एवं गंभीरः मा भवतु, ठीक समय पर बता दिया। इसका संस्कृत बनेगा युक्ते समये सूचितवान। युक्ते समये सूचितवान। वाक्य यदि बनाना हो वह बहुत बकबक करता है तो कहेंगे सह बहु जलपति। सह बहु जलपति। जलपति अर्थात बहुत बोलता है, बहुत बड़बोला है। यह तो उड़ती खबर है। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे एषा केवलम किम वदंती अस्ति। एषा केवलम किम वदंती अस्ति, कुछ नहीं होगा। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमपि न भविष्यति। किमपि न भविष्यति, ऐसे ही आ गया। एवमेव आगतवान। एवमेव आगतवान, भला बेकार ही क्यों जाएं। विना कारणम किमर्थम गंतव्यम। विना कारणम किमर्थम गंतव्यम, आपको क्या परेशानी है। भवतः किम अस्ति कष्टम। भवतः किम अस्ति कष्टम, आपकी बात सही है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे भवतः वचनम सत्यम। भवतः वचनम सत्यम, मेरी बात कौन सुनता है। मम वचनम कः शृणोति। मम वचनम कः शृणोति, क्यों इतनी चिंता करते हैं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किमर्थम एतावती चिंता। किमर्थम एतावती चिंता। मित्रों, ये कुछ और वाक्य हमने आज सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करके आप अभ्यास करते रहिए। कुछ और नए वाक्यों या नए विषयों को लेकर पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, पुनर्मिलामः। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अभ्यास, प्रतिदिन का अभ्यास करना आवश्यक है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि, यानी हमारा परिश्रम ही हमारे सपनों को साकार करता है। परिश्रम और ईमानदारी से जितना आप सीखेंगे उतने ही जीवन में सफल बनेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज और हमें दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो।